तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी में यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 के लास्ट लेक्चर में हमने यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री देखा था, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम देखा था, जनरल कंसंट्रेशन देखे थे, कई तरह के एंजाइम देखे थे, अमाइलेज, केटेलेज, पेरोक्सिडेज, लाइपेज, प्रोटीएज, पेनिसिलिनेज और इनके यूजेस देखे थे। अब आज का जो आपका लेक्चर है वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग होती कैसे है, आरडीएनए बनता कैसे है, होस्ट सेल में ट्रांसफर करते कैसे हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल से। आरडीएनए को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, उन्हें हम कैसे आइसोलेट करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। और होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के बाद डिजायरेबल प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो आज के लेक्चर में बेसिक प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जो कि आपको यूनिट नंबर 2 में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इस लेक्चर से भी क्वेश्चन आता है सीधा 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, कि बेसिक प्रिंसिपल बता दो जेनेटिक इंजीनियरिंग के। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। टॉपिक का नाम है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज के इस लेक्चर में जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेसिक प्रिंसिपल हमें देखना है। तो देखिए, आपको क्या करना है, डिजायरेबल जीन को ट्रांसफर करना है। ऐसा जीन जो कि आपको रिक्वायर्ड हो, या फिर आप इसे बोल सकते हो जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोल सकते हो? ऐसा जीन जो कि आपको जरूरत हो, रिक्वायर्ड हो, उसको आप बोलोगे डिजायरेबल जीन। तो मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में वो वाला जीन है जो कि आपको चाहिए, तो आप इस ऑर्गेनिज्म में से वो वाला जीन निकाल लेते हो। अभी कैसे निकालेंगे, क्या होगा, सब बात करेंगे, पर ये एक ओवरव्यू है। आपने क्या करा, ऑर्गेनिज्म में से डिजायर्ड जीन निकाल लिया। अब ये जीन ट्रांसफर करना है, तो ये जीन अपने आप तो जाएगा नहीं, इस जीन को ले जाने के लिए आएगा वेक्टर डीएनए। ये ओला उबर की तरह काम करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, डिजायरेबल जीन को ले जाएगा। तो जैसे ही वेक्टर डीएनए और डिजायरेबल जीन जुड़ा, इस स्ट्रक्चर को आप बोलोगे आरडीएनए। ध्यान रखना, डिजायरेबल जीन, मान लो ये डिजायरेबल जीन है और नीचे वाला है वेक्टर डीएनए, मान लो ये नीचे जो है वेक्टर डीएनए है। जब ये डिजायरेबल जीन और वेक्टर डीएनए दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे आरडीएनए। तो आपने ऑर्गेनिज्म में से डिजायर्ड जीन निकाला, वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ा। डिजायर्ड जीन को वेक्टर डीएनए के साथ इसलिए जोड़ा क्योंकि वेक्टर डीएनए जो है इसको ले जाने वाला है होस्ट सेल तक। तो जैसे ही डिजायर्ड जीन वेक्टर डीएनए जुड़ा, इसको आपने बोला आरडीएनए। एंड आरडीएनए का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, विच इज ऑल्सो नोन एज काइमेरिक डीएनए। अब इस आरडीएनए को आप ट्रांसफर कर दो होस्ट सेल में, और होस्ट सेल में जैसे आप ट्रांसफर करोगे आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो वन बाय वन देखेंगे प्रोसेस ऑफ बायोटेक कि कैसे क्या करना होता है। आपने ये डिजायर्ड जीन निकाला कैसे। तो जीन क्या होता है, जीन की अगर मैं बात करूं तो जीन होता है फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, उसे हम कहते हैं जीन। जीन क्या होता है, इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब हमें ये बात तो पता लग गई कि हमें यहां पर डीएनए को निकालना है। तो यहां पर सबसे पहला स्टेप यही है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को निकालना है। तो डीएनए को निकालने के लिए सबसे पहले आपको सेल को तोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए ये सेल है, अब इस सेल को आपको तोड़ना पड़ेगा, लाइसिस करना पड़ेगा। बैक्टीरिया की सेल है तो अलग एंजाइम से टूटेगा, प्लांट की सेल है तो अलग एंजाइम से टूटेगी, ईस्ट की सेल है तो अलग एंजाइम से टूटेगी। सबसे पहले आपको इस सेल को ब्रेक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस सेल को ब्रेक करोगे, आपको इस स्टेप को नाम देना है लाइसिस ऑफ सेल। सेल का हुआ ब्रेकेज, ठीक है। अब यहां से जो डीएनए निकलेगा, उस डीएनए को आपको करवा देना है प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन कराने के लिए आपको उसको डालना पड़ेगा चिल्ड एथेनॉल में। मान लीजिए ये चिल्ड एथेनॉल है, क्या है, चिल्ड एथेनॉल, ठीक है। तो जो भी आपने सेल को लाइसिस किया था, सेल को लाइसिस करने के बाद आपने जो डीएनए निकाला था, उस डीएनए को आपको डाल देना है यहां पर चिल्ड एथेनॉल में, ठीक है। चिल्ड एथेनॉल में डालने से क्या होगा, जो डीएनए के पार्ट होंगे, और भी होंगे ना डीएनए के साथ, तो सिर्फ डीएनए के पार्ट क्या होंगे, यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, इस तरह से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन प्रेसिपिटेटेड डीएनए को यहां से निकालना होता है। फिर सबसे पहले आपने सेल को तोड़ा, सेल को तोड़ने के बाद वहां से डीएनए निकाला, डीएनए निकाल के आपने कहां पे डाला,
आपने डाल दिया चिल्ड एथेनॉल में। चिल्ड एथेनॉल में क्यों डाला? ताकि प्रेसिपिटेशन हो जाए। अब प्रेसिपिटेशन हो गया डीएनए का। अब आपको डीएनए को यहां से निकालना है, तो जब आप डीएनए को टेस्ट ट्यूब से निकालोगे, दिस इज टेस्ट ट्यूब, जब आप टेस्ट ट्यूब से डीएनए को निकालोगे तो उसको आप बोलोगे स्पूलिंग। स्पूलिंग की प्रोसेस SPOOLING। तो सबसे पहले सेल को लाइसिस करना है, फिर जो डीएनए निकलेगा उसको प्रेसिपिटेशन करना है विद द हेल्प ऑफ चिल्ड एथेनॉल। देखो, सबसे पहले सेल को लाइसिस किया, प्रेसिपिटेशन किया डीएनए को चिल्ड एथेनॉल से। अब वो डीएनए जो टेस्ट ट्यूब में बन चुका है, जम चुका है, नीचे प्रेसिपिटेट हो चुका है, उसको रिमूवल करना है। और रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, उसको हम कहते हैं स्पूलिंग। क्या कहते हैं उसको हम? स्पूलिंग। तो ये तो हो गया आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अभी तक हमने डीएनए निकाल लिया, पहली स्टेप कंप्लीट। अब डीएनए को कट करना है, तो डीएनए को कट करने के लिए, डीएनए इतना बड़ा, डीएनए को कट करने के लिए आपको चाहिए RE। RE नहीं है ये काटने वाली, RE नाम है इसका। RE का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या फुल फॉर्म है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करा? डीएनए को आइसोलेट किया। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद आपने यहां पर डीएनए को ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के लिए आपको चाहिए RE। RE का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो देखो यहां पे कटिंग ऑफ डीएनए की बात चल रही है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने बड़े से डीएनए को काट काट कर छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया। कटिंग समझ में आ गई? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से हमने डीएनए को काटकर छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब कुछ फ्रेगमेंट बड़े, कुछ छोटे, कुछ बहुत छोटे, अलग अलग तरह के फ्रेगमेंट बनेंगे। तो इन फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए हमें ले जाना पड़ेगा इन्हें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो मान लीजिए ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। आई रिपीट, मैं आपको यहां पर भी दिखा देता हूं। आपने डीएनए का क्या करा? आपने डीएनए का ब्रेक डाउन किया, कटिंग करा विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस RE, और डीएनए कट होके अलग अलग तरह के फ्रेगमेंट में बन गया। कुछ बड़ा, कुछ छोटा, कुछ बहुत छोटा। तो ये अलग अलग तरह के फ्रेगमेंट को सेपरेट भी तो करना होगा, बड़े को अलग, छोटे को अलग, और छोटे को अलग, और छोटे को अलग। तो इस तरह से सेपरेशन के लिए आपको यूज करना होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस तरह का इक्विपमेंट आपने बनाना है, जहां पर क्या होगा कि बड़े पार्टिकल इधर, फिर छोटे, फिर छोटे, इस तरह से डीएनए के फ्रेगमेंट जो है सेपरेट हो जाते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको एगेरोस का जेल, एगेरोस का सॉल्यूशन यहाँ पे यूज करना होता है। ठीक है, अब मान लीजिए डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, बड़े बड़े इधर, फिर उससे छोटे, इस तरह से सेपरेशन हो गया। अब आपने क्या करना है? डीएनए के फ्रेगमेंट को यहां से रिमूव करना है। तो ध्यान रखना, अगर आप डीएनए के फ्रेगमेंट को रिमूव करोगे, कहां से रिमूव कर रहे हो? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो अगर आप डीएनए के फ्रेगमेंट को रिमूव करोगे तो उसको आप बोलोगे इल्यूशन। और इससे पहले आपने देखा था, अगर आपने पूरे डीएनए को रिमूव कर दिया, टेस्ट ट्यूब से प्रेसिपिटेट डीएनए को निकालना स्पूलिंग कहलाता है। और वहीं फ्रेगमेंटेड डीएनए को, अलग अलग फ्रेगमेंट के डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकालना, उससे हम कहते हैं इल्यूशन करना। ठीक है, अब हमने क्या करा? डीएनए के फ्रेगमेंट करे, डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग अलग करा, और इल्यूशन से डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट कर दिया। अब मान लीजिए आपके पास एक डीएनए का फ्रेगमेंट है इतना सा। तो हमने यही तो बोला था, डीएनए के फ्रेगमेंट को ही तो हमने जीन बोला था। जीन क्या होता है? फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो हमारे पास आ गया अब जीन। जीन है ये, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है, छोटा सा हमने अलग कर लिया। अब ये इतने से तो क्या ही होगा हमारा, इसके नंबर बनाने पड़ेंगे। तो इसके नंबर बढ़ाने के लिए आपको प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले तो हमने डीएनए को निकाला, फिर उसको कटवट करके उसके फ्रेगमेंट बना के उसके फ्रेगमेंट को अलग किया। अब वो जो छोटा सा फ्रेगमेंट है, छोटा सा जीन है, उसके नंबर बढ़ाने, तो नंबर बढ़ाने के लिए एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए करना पड़ेगा। तो देखो, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस है, जो कि आपको यूनिट नंबर 2 में मैं 5 और 10 नंबर के हिसाब से पढ़ाऊंगा, उसका नाम है पीसीआर। ये पीसीआर टेक्निक जो है आपको एम्पलीफाई करके देगी डीएनए को, नंबर बढ़ा के देगी डीएनए का। और ये पीसीआर टेक्निक दी थी कैरी मुलिस ने। ऐसे याद रखो, कैरी और मूली, एस तो आप मेरे नाम से लगा देना, शुभम गुप्ता। तो कैरी मुलिस ने क्या करा था? पीसीआर के बारे में बताया था। पीसीआर दी थी कैरी मुलिस ने, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। और यहां पर क्या होता है? एक डीएनए से आप लाखों डीएनए की कॉपीज बना सकते हो, लाखों बना सकते हो, लाखों। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए में क्या होगा? पीसीआर से हम कराएंगे, कैरी मुलिस ने दी थी, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, जहां पर आप एक डीएनए के फ्रेगमेंट से लाखों डीएनए बना सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए डीएनए, तरह तरह के न्यूक्लियोटाइड, और एक चाहिए आपको टेक पॉलीमरेज।
ये जो टेक पॉलीमरेज होता है ये आपको मिलता है थर्मस एक्वेटिकस से। कहां से मिलता है? थर्मस एक्वेटिकस से। तो ध्यान रखना पीसीआर में आपको क्या क्या चाहिए, कुछ डीएनए चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, डीएनए का प्राइमर चाहिए और आपको चाहिए टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज कहां से मिलता है? टेक पॉलीमरेज मिलता है थर्मस एक्वेटिकस से। तो ध्यान रखना टेक पॉलीमरेज को ही हम क्यों यूज लेते हैं, क्योंकि ये थर्मोस्टेबल होता है। कैसा होता है? थर्मोस्टेबल। सो दैट्स व्हाई वी यूज टेक पॉलीमरेज। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे भी ये खराब नहीं होगा, क्योंकि ये जो पीसीआर है ना, यहाँ पर हम टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के देखेंगे। हमें क्या करना है, एक छोटे से डीएनए के फ्रेगमेंट से मिलियंस ऑफ डीएनए की कॉपी बनानी है ना, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। 3 स्टेप में होती है पीसीआर। देखो तीनों के नाम लिखे हुए हैं, एक सेकंड में आपको बता देता हूं। डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। जैसा कि मैंने आपको कहा यूनिट नंबर 2 में डिटेल में पढ़ना है, फिर भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा पीसीआर। ठीक है, थोड़ा बहुत तो बता ही सकता हूं ना, ये तीनों स्टेप तो बता ही सकता हूं। डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। देखो क्या होता है, सबसे पहले ये याद रखो, डीनेचुरेशन होता है 94 डिग्री पे, एनिलिंग होता है 54 पे और एक्सटेंशन होता है 72 पे। ऐसा याद रख लो, किसी का मोबाइल नंबर आप याद करते हो ना, 945472। ठीक है, ये हो गया मोबाइल नंबर। डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, बात खत्म। तो देखो सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा, जो हमारा डीएनए है इस तरह से वो डीएनए टूटेगा और अलग अलग स्टैंड हो जाएंगे उसके। तो देखो लिखा हुआ है डीनेचुरेशन, नाम से पता लग रहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए। जो भी इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड थे ना, वो ब्रेक होके अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाएगा। मतलब आपका ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे, जैसे ये डीनेचुरेशन की प्रोसेस में आया तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से टूटे, और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की वजह से ये डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड था, अब ये कन्वर्ट हो गया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। तो देखो ये आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब इसमें डीनेचुरेशन होने के बाद क्या हुआ, डीनेचुरेशन जैसे ही हुआ तो ये अलग अलग हो गए स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड ये रहा, ये देखो ये स्ट्रैंड जो है सेपरेट होते हुए दिखा रहे हैं। ये अब मैंने लिखा है सेपरेट, तो अब सेपरेट होंगे। देखो एक स्ट्रैंड ये रहा, एक स्ट्रैंड यहाँ पर ये रहा, दोनों अलग अलग हो गए ना। डीनेचुरेशन में क्या हुआ, दोनों अलग अलग हो गए। एक स्ट्रैंड यहाँ पर आ गया, एक स्ट्रैंड यहाँ पर आ गया। चलिए, तो सबसे पहली स्टेप क्या थी, डीनेचुरेशन, जहां पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है टूट कर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर 1 2 ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब एक प्रोसेस होती है एनिलिंग की। एनिलिंग की प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि एनिलिंग 54 डिग्री पे होती है। एनिलिंग में क्या होता है, डीएनए प्राइमर अटैच होता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए डीएनए प्राइमर आके अटैच हो रहा है, ये एक अलग स्ट्रैंड था, ये एक अलग स्ट्रैंड था। अब एनिलिंग की प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक डीएनए स्ट्रैंड इधर से अटैच हो रहा है और एक डीएनए स्ट्रैंड इधर से अटैच हो रहा है। डीएनए के प्राइमर आके यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। तो याद रखना एनिलिंग में डीएनए के प्राइमर आके अटैच होते हैं। और थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन, नाम से पता लग रहा, बड़ा करने वाला, एक्सटेंड करने वाला, एक्सटेंशन। तो ये जो प्राइमर अटैच हुए थे ना डीएनए के, ये जो है एक्सटेंड हो जाते हैं इस तरह से। और जब ये एक्सटेंड हो जाएंगे तो वापस ये डबल स्टैंडर्ड हो गया और ये भी डबल स्टैंडर्ड हो गया। तो इस तरह से आप कॉपी बना सकते हो मिलियंस। सबसे पहले डीनेचुरेशन, जो डबल स्टैंडर्ड था उसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके, और फिर जो सिंगल स्टैंडर्ड बना, एक सिंगल स्टैंडर्ड ये रहा, एक सिंगल स्टैंडर्ड ये रहा, उसमें एनिलिंग की प्रोसेस से डीएनए प्राइमर को अटैच कराना, फिर लास्ट में उसका एक्सटेंशन करा देना। एक डीएनए स्टैंड ये रहा, एक डीएनए स्टैंड ये रहा, और इसका एक्सटेंशन करा के ये डबल हो गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। इस तरह से आप कॉपी बना सकते हो 94 54 72 डिग्री सेल्सियस पे। ये हम डबल पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा सर, सबसे पहले तो आपने डीएनए को निकाला, फिर कटिंग करी, कटिंग करने के बाद उसको आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रखा, फिर वहां से आपने फ्रेगमेंट को सेपरेट किया, फ्रेगमेंट निकला, फिर एम्पलीफिकेशन कराया, उसका नंबर बढ़ाया, एम्पलीफिकेशन के लिए आपने पीसीआर का यूज ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास जीन तैयार है, डिजायर्ड जीन तैयार है, और अगर डिजायर्ड जीन तैयार है तो उसको वेक्टर के साथ जोड़ो, और जैसे ही डिजायर्ड जीन को आप वेक्टर के साथ जोड़ोगे तो आरडीएनए बनेगा। आरडीएनए इज ऑल्सो नोन एज काइमेरिक डीएनए। तो फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए टेक्स प्लेस। आप यहां पे देखिए, अब आरडीएनए बनेगा। कैसे बनेगा, ये आपका डीएनए है, इसमें से आपने आर ई डाल के डिजायर्ड जीन निकाल लिया। आई रिपीट, जो आपका डीएनए था ना, जो भी बने डीएनए एम्पलीफिकेशन से, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल के डिजायर्ड जीन निकल गया। और ये जो है हमारा वेक्टर था, इसमें भी हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल के जगह बनाई। जगह किसके लिए बनाई है, ताकि हमारा डिजायर्ड जीन जो है आके यहाँ पर अटैच हो जाए। तो आप देख सकते हैं डिजायर्ड जीन जो है वो इस वेक्टर में आके अटैच हो रहा है। दिस इज अ वेक्टर एंड दिस इज द डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन अटैच इन द वेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइगेस।
अगर आपको पूरी बायोलॉजी में कहीं पर कुछ भी जोड़ना हो तो आपको यूज लेना है लाइगेस। फेविक्विक यूज नहीं आएगी ना, फेविकोल यूज आएगी ना, महाकोल यूज आएगी, जितने भी तरह की गम है वो यूज नहीं आने वाले, यहाँ पर यूज आएगा लाइगेस। ठीक है, तो लाइगेस क्या करेगा, डिजायर्ड जीन को वेक्टर से जोड़ देगा, और जैसे ही डिजायर्ड जीन आपका वेक्टर से जुड़ेगा, डिजायर्ड जीन प्लस वेक्टर, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, एंड दिस आरडीएनए इज ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल टू ऑब्टेन डिजायरेबल प्रोडक्ट। और आरडीएनए ऑल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, काइमेरिक डीएनए, एंड दिस आरडीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई। एक होस्ट ले लिया, होस्ट सेल ले ली, मान लो ई कोलाई की होस्ट सेल है, इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब एक बात ध्यान रखना, मान लीजिए ये नॉर्मल सेल है, ये कौन नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये दो सेल है, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही। अब मेरे पास क्या बना है, मेरे पास बना आरडीएनए। तो अगर आरडीएनए इसमें चल जाता है तो अब ये नॉर्मल सेल नहीं रहेगी, अब इस सेल को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट सेल, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, तो अब ये सेल कैसी होगी, रिकॉम्बिनेंट। नॉर्मल सेल सिर्फ यही रहेगी जिसमें आरडीएनए नहीं गया, जिसमें आरडीएनए जा चुका है वो कैसी हो जाएगी, रिकॉम्बिनेंट सेल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ई कोलाई की सेल को मैंने लिखा हुआ है रिकॉम्बिनेंट सेल। अब एक बात बताइए सर, ये आरडीएनए तो बन गया, पर ये आरडीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर किसने किया, हवा से तो जाएगा नहीं। तो मान लीजिए ये होस्ट सेल है, ठीक है, और यहाँ पर बना आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये आरडीएनए जब होस्ट सेल में आएगा तो ये रिकॉम्बिनेंट सेल हो जाएगी, पर ये आया कहां से, ट्रांसफर कैसे हुआ। तो ट्रांसफर दो तरह से होता है, देखो यहाँ पर वेक्टर से भी होता है, वेक्टर के बिना भी होता है। वेक्टर से अगर मैं बात करूं तो अगर प्लांट में ट्रांसफर कराना है तो एग्रोबैक्टीरियम काम आता है। प्लांट में अगर आपको ट्रांसफर कराना है आरडीएनए को तो एग्रोबैक्टीरियम काम आता है। और अगर आपको जीन ट्रांसफर कराना है हमारे एनिमल सेल में तो रेट्रोवायरस काम आता है। आई रिपीट, रेट्रोवायरस। एससीआईटी में मैंने आपको बताया था यूनिट नंबर 1 के फर्स्ट लेक्चर में, जब बायोटेक का वैसे ही लेक्चर था, रेट्रोवायरस जो है हमारे एनिमल सेल में अगर आपको कुछ भी जीन ट्रांसफर करना है तो रेट्रोवायरस काम आता है। अब बिना वेक्टर के भी जीन ट्रांसफर हो जाता है, कुछ केमिकल मेथड होती है, जैसे आप देखिए यहाँ पर डिजायर्ड जीन रखा हुआ है और एक तरफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन है। तो डिजायर्ड जीन को जब आप पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के सॉल्यूशन में रखोगे और वहीं पर आप होस्ट सेल भी रख रहे हो, क्या क्या है, डिजायर्ड जीन है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है, होस्ट सेल है। तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के सॉल्यूशन में ये डिजायर्ड जीन जो है धीरे धीरे होस्ट सेल के अंदर चल जाएगा। अब सेकंड मेथड आपको दे रखी है माइक्रो इंजेक्शन मेथड, एनिमल सेल में माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हैं। और थर्ड मेथड आपको दे रखी है जीन गन मेथड, अगर प्लांट में कुछ भी ट्रांसफर कराना है तो हम बम्बार्डिंग कराते हैं, गोल्ड और टंगस्टन की बम्बार्डिंग करा के ट्रांसफर करवाते हैं। गोल्ड और टंगस्टन ही क्यों, क्योंकि ये इनर्ट होते हैं। तो इस तरह से आरडीएनए फॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर होता है। आरडीएनए बनाने के लिए काफी मेहनत करी हमने, बहुत मेहनत करी, और ये पूरा बेसिक प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा, मैंने अपना बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपके लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जिस भी लेक्चर की रिक्वायरमेंट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ये नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। टेलीग्राम से जुड़ जाना अपडेट्स के लिए, इंस्टाग्राम पे मीम है, और तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बायोटेक बोरिंग नहीं, बहुत ईजी है, मजे आएंगे, अभी तो बहुत आगे तक चलेंगे। 5 यूनिट है और सारी डिटेल पढ़ाऊंगा। हैव ए नाइस डे, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और लाता रहूं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।